आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सैमुअल्सन बर्गसन के सोशल वेलफेयर फंक्शन को। और ये फंक्शन उन्होंने अलग अलग दिया था, लेकिन हम इसको एक साथ पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पेरेटो की बात की थी। तो पेरेटो कहते थे अपने एनालिसिस में कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर यदि हम किसी का फ़ायदा कर सकते हैं तो वो सोसाइटी में वेलफेयर को अपग्रेड करता है, ऊपर करता है या बढ़ाता है। लेकिन इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी थी, क्योंकि सोसाइटी में तो जब भी आप कुछ करने निकलेंगे, कोई चेंज आएगा तो किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होगा, तो उसके बारे में वो साइलेंट रहे। उसके अलावा इसमें यूनिकनेस का एक इशू था कि एक यूनिक इक्विलिब्रियम उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दे दिया जिसके सारे के सारे पॉइंट्स जो है पेरेटो ऑप्टिमल थे। फिर उन्होंने एक पीपीसी दे दिया, उसके भी सारे पॉइंट्स जो है पेरेटो ऑप्टिमल थे। तो एक यूनिक लेवल यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है उन्होंने इक्विलिब्रियम का नहीं दिया था। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है सैमुअल्सन बर्गसन अपने एनालिसिस में सही करने की कोशिश करते हैं, इनको जो है सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जब कैल्डोर-हिक कंपनसेशन प्रिंसिपल आया तो उन्होंने पेरेटो के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट थी कि उन्होंने उस पॉइंट को लिया जहाँ पर कुछ लोगों को फ़ायदा होने के साथ कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। तो जब यदि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है नुकसान वालों के, तो यानी कि फ़ायदा वाले लोग जो हैं यदि नुकसान वाले लोगों की भरपाई कर दें और फिर भी फ़ायदे में रहें, तो इसका मतलब वेलफेयर जो है बढ़ जाएगा सोसाइटी का। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक्चुअल नहीं था, ये कंपनसेशन सिर्फ थ्योरेटिकल था। तो इस वजह से सैमुअल्सन बर्गसन ने इस विषय पर काम किया। सबसे पहले वो सोशल वेलफेयर फंक्शन लेके आए जिसमें यूनिकनेस भी थी, इक्विटी और एफिशिएंसी का क्राइटेरिया भी फुलफिल करता था। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने वैल्यू जजमेंट को सपोर्ट किया। वैल्यू जजमेंट और इंटरपर्सनल कंपैरिजन अपनी होती है। आप इस टाइम घर से निकलोगे, इस तरह के कपड़े पहनोगे, तो वो सब उस तरह की होती है। तो सोसाइटी की भी अपनी वैल्यू जजमेंट्स होती हैं और वो सेट के बगैर, अकॉर्डिंग टू बर्गसन सैमुअल्सन, वो कहते हैं कि जब तक वैल्यू जजमेंट नहीं होगी तब तक आप वेलफेयर का आकलन कर नहीं सकते। सही गलत का आपको पता ही नहीं है, तो क्या पता कि आप कौन सी पॉलिसी में जो चेंज कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए वैल्यू जजमेंट का होना ज़रूरी है, लेकिन वो एक्सप्लिसिट है, मीन्स कि बाहर से गिवन है। आप चाहे तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू गिवन है कि वहाँ पर जो आपकी पार्टी है जो राज कर रही है या एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या ठीक है। जो डिक्टेटर्स होते हैं, वो हिटलर है, किम जोंग है, तो वो अपने तरीके से डिसाइड कर लेते हैं कि सोसाइटी को क्या दिया जाना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। तो लेकिन ये वैल्यू जजमेंट ज़रूर होनी चाहिए। और अलग अलग वैल्यू जजमेंट के बेसिस पे अलग अलग सेट्स होते हैं, यूनिक सेट नहीं है उसका कोई। अलग अलग वैल्यू जजमेंट के सेट पर अलग अलग जो है वेलफेयर फंक्शंस तैयार हो सकते हैं। और ये सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है इंडिविजुअलिस्टिक हैं, एक व्यक्ति के वेलफेयर को दिखाते हैं। और वैल्यू जजमेंट या उसके बेसिस पे जो चॉइसेस बनती हैं सोसाइटी के अंदर, वो चॉइसेस आपस में टकरानी नहीं चाहिए, उनके अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए। जैसे जब हम इंडिफिनिट करते हैं तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम करते होते हैं, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी, ये वही उसी की बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कंपैरिजन की बात भी इन्होंने फर्स्ट टाइम की, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि इंटरपर्सनल कंपैरिजन का मतलब कि दो लोग यदि किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कहते थे कि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये माना, ताकि उनका बेसिक मकसद क्या था इन दोनों चीज़ों को छोड़ने का, कि वो साइंटिफिक बनाना चाहते थे, अपनी थ्योरी को ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते थे। और इनसे ये थोड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है, कम साइंटिफिक हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकेबिलिटी के लिए, व्यावहारिकता के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी था। इसीलिए बर्गसन सैमुअल्सन ने इन दोनों चीज़ों को लिया, ठीक। ऑप्टिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलफेयर का मतलब है यहाँ पर ये है कि एक बार यदि आप सोशल वेलफेयर फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, आपका सेट हो गया, आपको पता चल गया कि ये सोशल वेलफेयर फंक्शन है, तो आप मैक्सिमाइजेशन टेक्निक से, जो प्राइस थ्योरी की मैक्सिमाइजेशन टेक्निक है जिसको भी हम करेंगे, तो उसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं कि ये सोसाइटी किस लेवल के जो वेलफेयर तक पहुंच सकती है, किस लेवल तक वो जो है वेलफेयर को अचीव कर पाएगी।
और जो उनका वेलफेयर अचीव होगा, ऑप्टिमम वेलफेयर, वो वेलफेयर एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर और अच्छा होगा। ठीक है, वो दोनों स्टैंडर्ड्स को जो है वो सेटिस्फाई करता होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। अब देखें हम वेलफेयर फंक्शन की बात कर लें तो वेलफेयर फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है सोशल वेलफेयर फंक्शन बर्गसन सैमुअल्सन का, कि ये W है, W मीन्स वेलफेयर, और ये U1 U2 U3 ये इंडिविजुअलिस्टिक जो है जो लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर उनकी यूटिलिटी को दिखा रहा है। और जो वेलफेयर है दैट इज़ फंक्शन ऑफ, यानी कि लोग खुश हैं तो सोसाइटी में वेलफेयर भी, मतलब उनका वेलफेयर सोसाइटी के वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और ये इसको डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक ही यूटिलिटी है, दो लोग माने हमने, क्योंकि डायग्राम में सिंप्लीफिकेशन के लिए दो ही लोग दिखाए जा सकते हैं। तो दो लोग हैं, ये एक ही यूटिलिटी को दिखा रहा है, ये बी की यूटिलिटी को दिखा रहा है, और ये इनके वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं ए और बी की यूटिलिटी के, जहाँ पे हमें एक यूनिक लेवल ऑफ वेलफेयर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ यदि आपकी कोई सोसाइटी किसी पॉलिसी चेंज से ई से मान लीजिए एफ पर पहुंचती है, ठीक है, या जी पर पहुंचती है, तो ऊपर यदि पहुंच रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट मीन्स की वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन उल्टा आ रहा है, जी से आप एफ पे आ गए, एफ से ई पे आ गए, तो इसका मतलब वेलफेयर घट रहा है। अब इसका ऑप्टिमम वेलफेयर किस तरीके से हम मेजर करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। फिर या मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को जो है ड्रॉ करें, और वो कहाँ से आएगा, ये GUPF जिसे कह देते हैं हम। तो ये GUPF को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में किया था, पेरेटो ने किस तरीके से बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स हैं, यहाँ पर कैपिटल गुड्स हैं, उसकी प्रोडक्ट मिक्स वाली जो है कंडीशन में हमने किया था कि तो ये PPC बनता है। PPC क्या बता रहा है कि इतनी कंज्यूमर गुड्स और इतनी कैपिटल गुड्स बन सकती हैं सोसाइटी के अंदर, और ये जितने भी कॉम्बिनेशन ये SP कर्व दिखा रहा है वो सारे के सारे पेरेटो ऑप्टिमल है, यानी कि सोसाइटी अपने फुल ऑप्टिमम यूज़ पर, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे काम कर रही है, फुल कैपेसिटी काम कर रही है। ठीक है, और ये अंदर का जो हाल है वो है जो कंज्यूमर्स हैं A और B, दो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनके बीच में इन गुड्स का आपस में किस तरीके से ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हो रहा है वो दिखा रहा है इसको। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बन रहा है ये आपको पेरेटो करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, जहाँ पे दोनों के आईसीज ये जो ग्रीन में है वो बी के आईसीज हैं, और ए जो रेड में है वो ए के आईसीज हैं, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, टेंजेंट है, वहाँ पर हमारे ऑप्टिमल पॉइंट है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाया, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो पेरेटो ऑप्टिमल है। ठीक है, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हमने बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरीके से, ए की यूटिलिटी, बी की यूटिलिटी, ठीक है, और यहाँ पर ये E1 E2 3 हमने कहाँ से प्लॉट किए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए की यूटिलिटी कितनी है, ए को कंज्यूमर गुड्स इतनी मिल रही हैं, कैपिटल गुड्स इतनी मिल रही हैं, जबकि बी को कितनी मिल रही हैं, इतनी कंज्यूमर गुड्स और इतनी कैपिटल गुड्स, तो इसलिए इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी देखिए ए की यूटिलिटी कम है और बी की यूटिलिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे वो इस साइड मूव करेगा ए की यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ए जो है उसको ज़्यादा मिलता जाएगा और बी को जो है कम मिलना, बी यहाँ से शुरू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अब वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बड़ी इजीली। ये सोशल इंडिफरेंस कर्व्स हैं हमारे पास, ये GUPF है, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और जब इसके ऊपर हम इसको सुपर इम्पोज कर देते हैं, यानी इसके ऊपर इसको रख देंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जो यूनिक पॉइंट होगा, यूनिक लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यूनिक लेवल ऑफ फैक्टर एम्प्लॉयमेंट को शो करेगा। वो पॉइंट E स्टार है, जहाँ पर ना केवल पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन यानी एफिशिएंसी कंडीशन फुलफिल होती है, बल्कि साथ साथ में सोसाइटी को के जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोनों इक्विटी और एफिशिएंसी को कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, वो पॉइंट हमें E स्टार मिल जाता है, जहाँ इन दोनों की जो है टेंजेंसी का पॉइंट है E स्टार। इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ब्लिस, ब्लिस का मतलब आनंद,
ठीक है। और कॉन्स्ट्रेंट का मतलब जो सोसाइटी में के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वैल्यू जजमेंट के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, उस फ्रेमवर्क के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल हम अचीव कर सकते हैं वो पॉइंट हमें मिल जाता है। एक और एडिशनल बात समझ लें कि ये जो आर जो है ये पेरेटो ऑप्टिमल से कैसे बेटर है। ये जो आर यहाँ पर दिख रहा है ये GUPF पे है, तो ये पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है। लेकिन एस जो है वो इसके अंदर है, GUPF के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ये नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे और ये ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे है, जो कि ये दिखाता है कि सोसाइटी एस को आर के कंपैरिजन में ज़्यादा वरीयता देती है, ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, यहाँ पर उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब पेरेटो के ऊपर ये इम्प्रूवमेंट है बेसिकली। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया। अब इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो बर्गसन सैमुअल्सन के जो फंक्शन है उसकी बहुत तारीफ भी हुई, पर उसके बावजूद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एम्फसाइज किया कि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इसके थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी बनाई गई है और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें जो आर्बिट्रेरीनेस है वैल्यू जजमेंट को लेकर, वैल्यू जजमेंट को इंट्रोड्यूस करने की वजह से बहुत हद तक सब्जेक्टिविटी एंटर कर जाती है इसके अंदर, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। उसका कारण है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के इतने सारे प्रेफरेंसेस हैं, उनको आप कैसे कंपाइल करेंगे। मोर ओवर यदि डिक्टेटरशिप की बात करें तो डिक्टेटर्स अपनी मर्जी चलाते हैं, तो वहाँ सोशल वेलफेयर के मैक्सिमाइजेशन पैदा होता, तो इसलिए रियलिस्टिक नहीं है। सोशल वेलफेयर फंक्शन को आप तैयार नहीं कर सकते हैं। जो सोशल इंडिफरेंस कर्व है उनको भी जो है कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, तो इसलिए ये जो है रियलिस्टिक नहीं है। फिर एरो कहते हैं कि आप जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बताते हैं कि जो क्लैश आते हैं, जो ऑफेंसेस हैं लोगों की, उसके अंदर आपस में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, बहुत विरोधाभास होते हैं, जिसकी वजह से हम एक निश्चित लेवल पर या एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहा। और इक्विटी और एफिशिएंसी को उन्होंने कहा कि हम दोनों को अचीव कर जाते हैं। GUPF पे हमने ई स्टार पे देखा, तो वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंककि इक्विटी और एफिशिएंसी यानी कि बराबरता और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो दोनों में कॉन्ट्रडिक्टरी जो है एम्स है कि कोई भी सोसाइटी कभी भी अचीव नहीं कर पाती है। तो इसलिए बर्गसन सैमुअल्सन में भी बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद बहुत सारी इश्यूज रहे। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कवर हुआ। आई होप कि आपको समझ आया। फीडबैक दे ताकि पता चले कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। खुश रहें।